नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और इस दौर का नाम है युवा मुक्त कांग्रेस। आप बोलेंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पिछले कुछ महीनों के अंदर जब से 2019 के चुनावों के नतीजे या बाहर कर दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, अशोक तंवर हो, संजय झा हो या फिर उससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी हो जब राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आखिरकार कांग्रेस क्यों युवा मुक्त हो रही है? आज इस पर मंथन भी होगा और आज इस पर बड़ी चर्चा भी होगी। तो पहली बार कांग्रेस बनाम कांग्रेस की इस जंग में कांग्रेस क्यों युवा मुक्त हो रही है, इस पर सार्थक चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज वो धुरंधर जो टेलीविजन स्क्रीन पर कम आते हैं और एक साथ तो बहुत पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं। संजय झा, कांग्रेस के पूर्व कद्दावर प्रवक्ता, कांग्रेस के निलंबित नेता। मेरे साथ अशोक तंवर है, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पूर्व कांग्रेस सांसद भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ, जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और गांधी परिवार में अथक आस्था रखते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले संजय झा, निलंबन आपका हो चुका है, तो निलंबन के बाद बाहर से कांग्रेस कैसी दिखती है? क्योंकि आपका पीछे मैंने ट्वीट पढ़ा था, ये कांग्रेस वाले तो बीजेपी वालों से भी खराब तरीके से ट्वीट करते हैं मेरे को और ट्रोल करते हैं मुझको। नहीं, देखिए अमीश जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है कि जब पार्टी में कोई अपना जो भी अपना नसीहत हो, अपना सोच हो, अपना नजरिया हो, जो एक तरीके से परिवर्तन या सुधार के लिए वो पेश किया जाए। अंदर में तो हमारा जो संगठन है उसमें अंदरूनी जो लोकतंत्र होना चाहिए उसका तो गला ही घोट दिया गया है, कुछ वैसा मंच है ही नहीं। और इसीलिए हम लोग को कोई विकल्प था ही नहीं, तो हमने अखबार में कुछ लेख लिखा। उसी को लेके यदि हमको निलंबित किया गया है तो इस पर हम क्या करें? अब आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जो हम उनको करण अर्जुन समझते थे, जय वीरू समझते थे, उन पर भी जिस तरीके से पार्टी ने कदम उठाए कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब भारतीय जनता पार्टी में मिल ही चुके हैं और राजस्थान में कितना बेकार बर्बाद हो रहा है हाल कांग्रेस का, वो भी आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक जो कहते हैं एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। मैं विचारधारा से कांग्रेस पार्टी का हमेशा से समर्थक रहा हूँ और भविष्य में भी सिपाही रहूंगा। और मैं समझता हूँ कि जो सच न बोले पार्टी से, देखिए पार्टी में ढेर सारे ऐसे लोग हैं अमीश जी जो सच का सामना नहीं करना चाहते। जो हमारी जो नेतृत्व में जो लोग हैं जिनको आप रहनुमा कहिएगा, उनसे सच बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यदि सब लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जितनी आक्रामक उनका जो एक रुख है, आप अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तो हर चुनाव जीतना चाहते हैं और उनमें एक नहीं, पर संजय, ये में लगता है कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर हर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि आपके अंदर भूख नहीं रहेगा तो आप कैसे जीतिएगा? लेकिन हम तो यही समझते हैं कि अंत में हम कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा का लड़ाई है तो आपको सबसे पहले सत्ता में तो आना होगा। यानी आप कह रहे हैं कि बुजुर्गों का पलड़ा भारी है, युवाओं को बारी बारी करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। नहीं, देखिए एक बात अमीश, इस पर तो कोई, मैं समझता हूं कि कोई दो राय हो ही नहीं सकता है कि जो पार्टी एक आपने आम चुनाव में हमारा हार हुआ 2019 में, उसके बाद आप कर्नाटका आपने एक एनजीओ, कांग्रेस पार्टी एक एनजीओ तो है नहीं, लेकिन एनजीओ के जैसा सहानुभूति दिखाते हुए, बहुत दयालु और होते हुए हमने कर्नाटका भाजपा को वापस दे दिया, हमने मध्य प्रदेश वापस दे दिया। अब राजस्थान में भी एक तरीके से ऐसा हालात है कि कब तक वो सरकार चलेगा वो तो भगवान ही जाने। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? आप केंद्र में हार गए हैं, राज्य में जहां पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया था दिसंबर में, अब वहां भी हमारी कहानी खत्म हो रही है। तो एक तरीके से ये आप देखिएगा तो अशोक गहलोत जी का एक वाहियात बयानबाजी, जी, जैसे ठीक है संजय, आपने तो क्या संजय अपनी बात को रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बुजुर्ग युवाओं को रहने नहीं दे रहे, कांग्रेस में जीने नहीं दे रहे। आपने कहा है कि कांग्रेस युवाओं से मुक्त हो रही है, मुझे लग रहा है भाजपा कांग्रेस युक्त होने जा रही है। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथी छोड़ के चले गए
और कुछ लोग हैं जो और जाएंगे। अब सवाल उठता है कुछ और हैं जो जाएंगे। तो मैं आचार्य जी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि कुछ और लोग जाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष निलंबित हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ रहे हैं, आपके वो लोग जो कांग्रेस के दिग्गज होते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर सचिन पायलट हो या फिर अशोक तंवर हो जो बैठे हैं, वो आज कांग्रेस से बाहर होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं और जाएंगे, कितने और जाएंगे? देखिए अमीश देवगन, एक तो राजनीति में युवा होना और उम्र से युवा होना, विचारों से युवा होना, मौलिकता की बात करना, ये मुझे लगता है उम्र पर डिपेंड नहीं करता है। और जहाँ तक उम्र पर डिपेंड करता है और युवा से अट्रैक्ट होता है, तो ये मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर थे, आरपीएन सिंह जी भी मिनिस्टर थे, जितेंद्र प्रसाद जी मिनिस्टर थे, मिलिंद देवड़ा मिनिस्टर थे, सचिन पायलट मिनिस्टर थे, अगाथा संगमा मिनिस्टर थी, और इन सब युवा चेहरों को राहुल गांधी लेकर आए थे। तो अगर इन युवाओं की वजह से युवा देश के सारे लाखों युवा, करोड़ों युवा, आचार्य जी इसका मतलब तो ये हुआ कि 2014 में हम क्यों हारे? 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने स्वयंभू इस्तीफा दे दिया। तो उनके स्वयंभू इस्तीफा देने के बाद इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए एक एक करके संजय झा हो, अशोक तंवर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, उस का रास्ता। यानी बुजुर्ग ताक में थे, कब इनका पत्ता काटा जाए, कब इन्हें निपटाया जाए। आप सवाल करिए, नहीं आप सवाल करिए, मेरा निवेदन आपसे है, जब आप सवाल करें तो कितना भी बड़ा सख्त सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। जब मैं जवाब दूं तो उसके बीच में प्लीज ना बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे। अब आता हूं मैं, अगर 2014 में जो हम हारे, तो ये जितने भी युवा हैं सारे मिनिस्टर थे, राहुल गांधी की टीम में थे, तो फिर युवाओं ने वोट हमें क्यों नहीं दिया? पहला सवाल तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है राहुल गांधी के साथ साथ। दूसरा सवाल, 2014 से 2019 में भी राहुल गांधी जी की कोर सलाहकार समिति में सब थे। वर्किंग कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और सचिन पायलट जी भी हमारा बहुत प्रभावशाली चेहरा है। प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि वैचारिक मतभेद होते हैं। संजय झा की भी जो पीड़ा है, अशोक तंवर जी बैठे हैं और इनकी भी जो पीड़ा है, मैं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस इनकी रगों में है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इनके साथ अगर कोई नाइंसाफी हुई, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई, तो पार्टी फोरम में इन्होंने अपनी बात को रखना चाहिए था। मेरा मानना है, हो सकता है इन्होंने रखा हो, इनकी ना सुनी गई हो, लेकिन अमित जी जब घर पर संकट आता है, आज हमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसी एक सशक्त नेतृत्व से लड़ना है और माहौल देश का दूसरा है, तो उसमें हमें अपने घर को तोड़ने की बात थोड़ी करनी चाहिए। बहुत से ऐसे मौके आए, कितने ऐसे मौके आए, क्या बीजेपी में गुटबंदी नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? घर को तोड़ने की बात आप लोगों ने कर दी खुद से ही। कांग्रेस के इस संकट काल में आप कांग्रेस के साथ नहीं थे? नहीं, संकट काल में ही हम कांग्रेस के साथ थे, और हम कांग्रेस के साथ उस समय में 24 घंटे के उसके साथ पूरे कमिटमेंट के साथ आए थे, जब कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर थी। और हमने वो दौर भी देखा है जब सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस उठनी शुरू हुई, सब लोग, पूरा युवा भी आए, राहुल जी ने भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी। लेकिन उसके बाद का जो दौर है, ख़ासतौर से 2014 के बाद का अगर हम देखें, तो ये कहीं ना कहीं एक वाटरशेड मूवमेंट कह सकते हैं कांग्रेस की इस पूरी राजनीति के अंदर। कांग्रेस के जब इतिहास लिखा जाएगा कि किस तरीके से, ये बात भी ठीक है कि युवाओं को आगे बढ़ाया, हमारे जैसे युवा उसमें निकल करके आए, लेकिन जो 60-60 आज चल रही है, दिया गया ना, जैसे सचिन पायलट को निपटाया जा रहा है, जैसा आरोप है उनका, देखिए कोई किसी को निपटा नहीं सकता है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ द्वारा, वैसे आपको निपटाया गया, वहां पर भूपेंद्र हुड्डा भारी पड़ गए। नहीं, कोई किसी को निपटाया नहीं जा सकता है। ये सब समय का, कुछ लोगों को गलतफहमियां हो सकती है। किसी शायर ने कहा है कि लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर, बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले। वो टाइमिंग के लिए लगता है, लेकिन जो फाइटर होता है, मैं तो किसान मजदूर फौजी का बेटा हूँ, और हमने तो यही सीखा है कि अपना न्याय और स्वाभिमान के लिए पूरी मजबूती से लड़ाई लड़े। आचार्य प्रमोद और यही हमारी लड़ाई थी कि अलग अलग कुछ युवा लालची ज्यादा हो गए,
ऐसा ऐसा बहुत से लोग देखिए, मानते हैं कि यहाँ कुछ तो युवा लालची ज्यादा होगा इसलिए ज्यादा दिक्कत आ गई। नहीं, मैंने तो अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जेएनयू में करी फुल टाइमर के तौर पर। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम लोग वोट करते थे, लेकिन फुल टाइमर पिछले 23-24 सालों में कोई ये नहीं कह सकता कि कोई लालच में आए थे। हमने तो कभी जीवन में ये भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हम वो करेंगे। हम तो पढ़ने लिखने सिविल सर्विस के लिए गए थे वहाँ पर, लेकिन जब कांग्रेस का जो मूवमेंट है एनएसयूआई हमने कमज़ोर देखी, वहीं से हमने शुरुआत की। पार्टी ने भी मौका दिया, बार बार हमने भी परफॉर्म किया। ये म्यूचुअल होता है, ये कोई एक तरफा नहीं होता है। लेकिन जब लगता है कि अब कुछ हालात बदल रहे हैं, हमारे यहाँ तो राजनीतिक तौर पर अगर हरियाणा में देखें तो पूरी कांग्रेस ऐसा लगता था जैसे मेरे विरोध में ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके विरोध में कम है। और उनसे साँठ-गाँठ करके जब वो लड़ते रहे 5 साल, और कुछ दिन जब चुनाव के बचे हैं, परिवर्तन भी ये तो स्वाभाविक है, 5 साल 8 महीने में वहाँ का अध्यक्ष रहा, कोई 6 साल रहा, जिन साथियों की बात हो रही है। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने 5 साल 8 महीने काम किया कांग्रेस के लिए, खून पसीना एक किया, घर में अपने बच्चों का पेट काट करके जिन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखा हरियाणा में, जब उनकी अनदेखी हुई, और मैं ये इस मंच से भी कह सकता हूँ कि जब मैं हटा 25 दिन पहले चुनाव के, मैंने जाकर के पार्टी नेतृत्व को ये कहा कि मेरी कोई चिंता नहीं है, मुझे बहुत कुछ मिला है, लेकिन वो साथी जो कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, और ये उम्र का कोई वो नहीं होता, बहुत से लोग साधारण परिवारों से निकल करके और बहुत लंबे समय तक योगदान पार्टी को मजबूत करने के लिए देते हैं, अब उनका अवसर होना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि एक ही व्यक्ति को बार बार किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी भी तरीके से आप इतना ताकतवर बना दें। आचार्य जी, पानी तो बहुत बह चुका है। बिल्कुल 10 सेकंड में मैं अशोक तंवर आपसे जाना चाहूंगा, मौजूदा हालात पे आप क्या बोलेंगे? आपने तो सिंधिया साहब को भी देख लिया, उसके बाद सचिन पायलट की कहानी जो हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। मामला सड़क पर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर। ये तो देखिए, ये सारे जितने भी केस हैं ये अलग अलग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक उसमें हम डाल करके सारे युवाओं को फिट कर दें। युवाओं की लड़ाई, उनकी सत्ता में भागीदारी की लड़ाई, हमारी न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई थी। हमारे खिलाफ जैसे मैंने कहा कि रामलीला मैदान में ऐसे जंग होती थी जैसे कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। बतौर पत्रकार, दोनों में फर्क है। भूपेंद्र हुड्डा से पीड़ित, इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह से पीड़ित, मैं सचिन पायलट अशोक गहलोत से पीड़ित। मुझे तो तरस एक ही है। नहीं, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों के ऊपर जिनसे आप तुलना कर रहे हैं, क्योंकि उनका और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। उनके पास ठीक है, अनुभव है, एज है, सारी चीज़ें हैं। हमारी जो शक्ति है उसको हमने, और इसी तरीके से जो हरियाणा के और देश के जो लाखों करोड़ों लोग थे, आपको दिग्विजय सिंह पे तरस आ रहा है? चैनलाइज उनकी एनर्जी को करने की नहीं, मेरे को तो ये सारे पे सभी के ऊपर तरस आ रहा है कि पैर कब्र में लटके हैं फिर भी बंदे भटके हैं, और नौजवानों को जो है जिस तरीके से वो किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। और साथ साथ मैंने ये भी कहा कि आचार्य जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी, पैर कब्र में लटके हैं फिर भी बंदे अटके हैं। देखिए, अशोक तंवर जी को मैं बहुत स्नेह करता हूँ। इन्होंने ज़मीन से उठ के आगे बढ़े हैं ये, और इन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, और ये किसी के रहमो करम पे राजनीति में नहीं आए। इनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और 6 साल लगभग इन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सेवा की है। अब इनका जो झगड़ा है कांग्रेस में, इनका कोई विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इनको कभी भी इनको तिरस्कृत नहीं किया, इन्होंने ही कांग्रेस को छोड़ा था। मुझे जहां तक याद है कांग्रेस ने इन्हें नहीं निकाला। कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर के कुछ मुद्दों पर इनका जो झगड़ा था वो निलंबित कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विरोध में इनको हटाया गया, और वो भी चुनाव से कुछ दिन पहले। वह पार्टी का निर्णय मजबूरी में लिया गया होगा या किसी वजह से लिया गया था, उस पर बात हो सकती है। मगर अब दिक्कत बीजेपी करवा रही है। संजय झा जी का मामला है अभी तक। आप तो कल ही मेरी डिबेट में कह रहे थे सब कुछ बीजेपी करवा रही है। मजबूरियां होती हैं, जैसे बीजेपी में, अरे भाई जैसे बीजेपी में गुटबंदी नहीं है, राजनाथ सिंह जी करवा रही है, अडवाणी जी कहाँ हैं, मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं। मेरी बात तो सुनो ना, बीजेपी उसका मौके का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन जैसे संजय झा हैं, अभी तक इन्होंने भाजपा ज्वाइन थोड़ी की। 94 के आप अशोक तंवर से अडवाणी जी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? संजय झा से आप मुरली मनोहर जोशी का मुकाबला करेंगे? वहां पर पीढ़ी बदल गई है। वहां पर अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दी है। वहां पर
वहां पर पीढ़ी बदली है। आप भाजपा का पक्ष मत मैं लीजिएगा, भाजपा हमारा का पक्ष नहीं रख रहा, विश्लेषण लेकिन सुनिएगा, ये हमारी तार्किक बात तो बात है। मैं सुनिएगा। किसी का पक्ष नहीं रख रहा, अमीश- लेकिन आचार्य जी, अमीश आचार्यवर, जी, ये तार्किक बात है। अमीश वहां जी, पीढ़ी बदली है, अमीश जी मेरी वहां अमीश जी वहां- मुझे वहां- बोलने वहां नहीं दे पर रहे ना। पीढ़ी बदली है। आपने अशोक तंवर जी को नहीं टोका, आपने संजय झा वहां को नहीं मुख्तार टोका, अब्बास आप नकवी मुझे पहले बीच में प्रवक्ता होते टोकते थे, हैं, मेरी प्रकाश बात को जावड़ेकर पूरा पहले नहीं होने प्रवक्ता होते देते। थे, आज संबित पात्रा, गौरव भाटिया, मेरी डॉक्टर बात सुधांशु सुनिए ना। चतुर्वेदी प्रवक्ता है। वहां मुझे- पीढ़ी बदली है, और वो राज्यसभा सांसद भी है इनमें से कई लोग। अनिल बलूनी मीडिया हेड है। ऐसा है जिस समय ओके अमीश देवगन जी, जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह जी, मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट जी को मिनिस्टर बनाया गया था, तो बहुत से लोग थे जिनका दावा था, लेकिन राहुल गांधी जी ने इनको आगे बढ़ाया। और अशोक तंवर जी को भी जब अध्यक्ष बनाया गया था, बहुत से लोगों का विरोध था, वरिष्ठ लोगों का, लेकिन बनाया गया। और आप अशोक तंवर को जो कह रहे थे निपटा दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अशोक तंवर निपटे नहीं है, वो एक शख्सियत हैं और रहेंगे, और हो सकता है कि बहुत जल्दी कांग्रेस उन्हें फिर सम्मान दे, लेकिन ये विषय भविष्य का है। मेरा प्रयास रहेगा। अब संजय झा का जो विषय है, संजय कुछ कहना चाहते हैं। संजय जो अशोक गहलोत ने बोला, मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं, गहलोत की बाइट। पायलट नकारा है और निकम्मा है, अंग्रेजी बोलते हैं और विदेश जाते हैं। अब बताइए, अंग्रेजी बोलना और स्मार्ट दिखना। मैं आचार्य जी का और अशोक जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं। आचार्य जी तो मैं समझता हूं कि बहुत ही समझदार व्यक्ति है, और उनके बयान से लगता है कि सोच समझ के वो अपना जो भी टिप्पणी करते हैं। लेकिन सच्चाई कांग्रेस पार्टी का यही है। एक बहुत ही लोकप्रिय जो कहावत है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी या दुश्मन भाजपा नहीं है, कांग्रेस पार्टी खुद है। आज यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 18 महीने में हमने सचिन पायलट से बातचीत की ही नहीं, तो आप इससे क्या आपको संदेश मिलेगा? आप ये बताइए कि देखिए, तो कांग्रेस पार्टी में तब्दीली लाना अनिवार्य है। यहाँ पर चाहे वो नेतृत्व को लेके हो, संगठन को लेके हो, विचारधारा को लेके हो, कांग्रेस पार्टी में बातचीत ही नहीं होती है। और हैरानी की बात तो ये है कि हमने कुछ नसीहत दी, हमने कुछ सुझाव दिया, उसी के लोग कांग्रेस पार्टी, अब ये क्या अंदरूनी हमारा लोकतंत्र है, उसी को लेके आप निलंबित कर, हमको निलंबित कर दीजिए, उससे हमको कोई वो बड़ी बात नहीं है, हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं। परंतु यहाँ पर हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हम क्या कहें? राजस्थान में यदि सरकार गिर रहा है, तो इसमें यदि हम भी यदि भाजपा के जगह में हो तो हम भी वही करते हैं, ये सच्चाई है। यदि आप इतिहास को देखिएगा तो हमने भी यही किया था। तो भाजपा यदि साम दाम दंड भेद उनका एक रणनीति है, तो उसको जरूर, जब हम अपने घर को हम बचा नहीं सकते हैं तो पड़ोसी उसका फायदा उठा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमको ये सबसे बड़ा जो आश्चर्य होता है। आचार्य जी, ये बड़ी सिंपल बात है कि अगर आप अपना मकान नहीं बचाएंगे तो पड़ोसी तो फायदा उठा ही लेगा। दूसरी बात, बड़ी डिमांड चल रही है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश का। अब आपको नहीं बनाया जाएगा तो कांग्रेस छोड़ देंगे क्या आचार्य जी? ये कई संत, एक संतों का वर्ग पूरी मुहिम चला रखा है। पहली बात, सूतना कपास, क्या करिएगा? पहली बात अमीश देवगन, सूतना कपास जुलाई से लट्ठा लट्ठा। अभी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस मजबूत होगी, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जहां तक सवाल है कि कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने की बात करता है, कोई किसी का कैंडिडेट बनाने की बात करता है, ये तो फॉलोअर्स की अपनी अपनी भावना होती है। अशोक तंवर जी को भी हम लोग खुद चाहते थे कि अशोक तंवर मुख्यमंत्री बन जाएं जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें तो मुख्यमंत्री छोड़ा, आपने पार्टी से बाहर कर दिया। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जिसके फॉलोअर कहते हैं कि इसको कुछ बना दो, उसको बाहर कर देते हैं। कहीं आपको ना बाहर कर दे आने वाले टाइम में। अमीश देवगन, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं तो उस राह पे चलने वाला हूं, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर, और दिल दिया है जहां भी देंगे, समझे। हम तो उस दौर के और उस ख्याल के और उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई मैं अभी संजय झा की जो बात है उससे मैं सहमत हूं बहुत हद तक। अमीश देवगन मेरी बात सुनो, हमारी शहादत भी होगी तब कांग्रेस के लिए होगी। इस देश की मिट्टी की कसम खाकर हम लोग कहते हैं कि इस देश के लिए हमने अपना तन मन धन सब बलिदान किया है, और हम करेंगे। और देश के बाद अगर किसी का नंबर है तो कांग्रेस का नंबर है। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो विचारधारा से जुड़ता है, सिद्धांत से जुड़ता है, संकल्प से जुड़ता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज अगर अशोक तंवर भी कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़े, संजय झा विचारधारा से नहीं जुड़े, अशोक तंवर कांग्रेस की विचारधारा, एक सेकेंड,
अमीश, अगर अशोक तंवर भी कांग्रेस की विचारधारा से दूर हो गए होते तो अब तक भाजपा ज्वाइन कर ली होती। इन्हें भी बड़े प्रलोभन दिए गए होंगे, और अभी तक तो सचिन पायलट ने भी कांग्रेस नहीं छोड़ी है। प्रश्न ये पैदा होता है मेरे भाई अमीश देवगन, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बात करना चाहता हूं जिससे संजय झा और अशोक तंवर सहमत होंगे। कांग्रेस नेतृत्व को कुछ लोग धोखा देते हैं, कांग्रेस नेतृत्व के साथ साजिश हो रही है। कौन? षड्यंत्र हो रहा है। कौन कर रहा है षड्यंत्र? कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। नहीं, कौन कर रहा है षड्यंत्र? ये मैं टेलीविजन पर थोड़ी बताऊंगा। अच्छा, तो फिर किसको बताएंगे? मैं वो काम नहीं करूंगा जो संजय झा। देखिए, संजय झा ने जो है एक आर्टिकल लिखा। संजय झा कांग्रेस.com चलाते थे, संजय झा कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाते थे, लेकिन संजय झा के पास पूरा अधिकार था कि कांग्रेस की अच्छाई, कांग्रेस की बुराई को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें। संजय झा ने एक आर्टिकल लिखा, उससे शायद विवाद पैदा हुआ। संजय कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड आचार्य जी, संजय को बोलने दीजिए। संजय कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आपने बात बोली है तो ही वांट्स टू रिएक्ट किया जा रहा है। संजय। आचार्य जी, बहुत जल्दी हम बताना चाहेंगे कि आपने मेरा वो लेख पढ़ा है। हम आज आप न्यूज 18 इंडिया अमीश जी के प्रोग्राम पर हम कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता जो भी हो, जिसने मेरा वो आर्टिकल पढ़ा हो, उसमें से एक लाइन निकाल के मुझे बताए कि उसमें क्या हमने लिखा है जिसको लेके लोग हमसे नाराज या नाखुश हैं। हमने तो वहां ये लिखा कि देश का भविष्य, देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यदि कोई भी भाजपा के साथ यदि महायुद्ध में जीत सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आपको अपने पूरे जो एक तरीके से जो आपका जो एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक जज्बात के साथ आपको लड़ना होगा, वो आप में है ही नहीं। कोई भूख है ही नहीं, कोई नेतृत्व है ही नहीं। आप यही हाल है। यदि ये कहना यदि मेरा एक बहुत बड़ा एक गलती है, हमने कोई अपराध किया है, तो आप बताइए क्या इसमें। और एक बात बता रहे हैं आचार्य जी, आप भी इस सच को जानते हैं, कोई अंदर में हमारा जो है अंदरूनी कोई मंच नहीं है। देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें निलंबित किया हमने एक टीवी चैनल से, मुझे मालूम हुआ। हम एक टीवी प्रोग्राम खत्म हुआ अमीश जी, और 2 मिनट के बाद मैंने टीवी चैनल पर देखा कि संजय झा हैज बीन सस्पेंडेड, और आपने शो कॉज नोटिस कुछ भी नहीं, बिना कारण ऐसे ही आपने हटा दिया। ये कोई तरीका है? और हम लोग देखिए उस समय लड़े हैं कांग्रेस के लिए जब कोई लोग जाने के लिए तैयार भी नहीं थे कि टीवी में जाके हम कैसे 2G या CWG या और जो भी कोल एलोकेशंस के अगेंस्ट में जितने भी हम पर आरोप लगते थे, इल्जाम लगते थे, हमने उस समय जाके कांग्रेस पार्टी के बचाव के लिए हम लड़े हुए हैं। तो हमको कौन यहाँ पर हमको भाषण देने के लिए आएगा कांग्रेस पार्टी से? और आप यदि अपने आप अंदर की खामियां अंदर में यदि हम अपने आप अंदर देख के अपनी कमजोरी को हम मजबूत न करें, आचार्य जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अंदर कोई सुनवाई नहीं है तो बाहर बोलेंगे नहीं तो दम घुट के मर थोड़ी जाएंगे। यही सच्चाई है। अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी, मैं संजय झा की बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और मैं संजय झा की पीड़ा को समझता हूं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि संजय झा ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया। संजय जी ने बहुत काम किया। संजय जी के अंदर जज्बा है, पोटेंशियल है, उनके अंदर प्रतिभा है। लेकिन मैं फिर बार बार एक बात जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस नेतृत्व के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह भी करते हैं और कांग्रेस नेतृत्व को धोखा दे रहे हैं, और ये कांग्रेस नेतृत्व को बाद में समझ में आएगा, इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है संजय जी कि अगर आपको निलंबित किया गया तो उसके बाद आपने किसी नेता से, किसी कांग्रेस नेतृत्व से प्रयास किया? संजय क्या कांग्रेस में युवाओं को किनारे लगाने की मुहिम चल रही है? निलंबित कर दिया। संजय क्या कांग्रेस में, मेरा सवाल है, युवाओं को किनारे लगाने की मुहिम चल रही है? अमीश जी इस बात थोड़ा और ब्लंट होकर बोलता हूं, ठांसने की मुहिम चल रही है युवाओं को कि ठांस दो इनको, नहीं बाहर कर दो, ठांस दो, फंसा दो। अमीश जी हम बता रहे हैं आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट में जहां भी जाता था देश में, कहीं भी, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो या गांव हो, वहां पर सब लोग कहते थे कि भविष्य का नेता यदि कांग्रेस पार्टी का होगा जो प्रधानमंत्री बन सकता है। राहुल गांधी जी के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो 2 नाम हमेशा आगे आए। एक तीसरा नाम डॉक्टर शशि थरूर का भी था, लेकिन जो 2 नाम सबसे मैं समझता हूं कि हमेशा लोगों ने हर बातचीत पर, हर उनकी चर्चा लगातार होती रहती थी, जो अध्यक्ष भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, वे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। अब 3 महीने के अंदर यदि दोनों पार्टी से लगभग निकल ही चुके हैं तो इसका जिम्मेदारी किसका है?
अब आप यदि कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का जिम्मेदारी नहीं तो किसका होगा? आचार्य जी का होगा, अशोक जी का होगा, मेरा होगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में जो हाई कमांड का जो ये एक संस्कार जो बहुत सालों से चल रहा है, ये पार्टी को अंत में बर्बाद कर देगा। यानी राहुल को बचाने के लिए पायलट को भी निपटा दिया गया और सिंधिया को भी निपटा दिया गया। देखिए, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा देके कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा, आप एक नए नेता को लाइए, तो मैं राहुल गांधी जी का बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी ये भी जिम्मेदारी थी कि आप वहां पर तब तक रहे कि जब तक एक नया नेता वहां नियुक्त न हो। अब 1 साल हो गया, हम इंटरिम कांग्रेस प्रेसिडेंट के कोई लीडरशिप ही नहीं है, कोई नेतृत्व ही नहीं है, और लोग यही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। आप डेली मेरी बहस में डेली आप मेरे शो में बैठते हो, आर पार में, जो शाम 7 बजे आता है, उसमें आप डेली बैठ के बोलते हो बीजेपी को कि आप करवा रहे हो। ये संजय झा और अशोक तंवर जो बोल रहे हैं, ये किसके लिए बोल रहे हैं? भरी दोपहरी में आंखें बंद नहीं की जाती आचार्य जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं अमीश देवगन कि राहुल गांधी जिस समय 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और हारे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देते हुए उन्होंने क्या कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, ना मेरे परिवार से अध्यक्ष बनेगा। तो ये कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, इनकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? संजय झा जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी नॉन वर्किंग कमेटी बन के बैठी हुई है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि राहुल गांधी जी को या तो एग्री करते, या एग्री नहीं करते तो उसी समय दूसरा अध्यक्ष डिक्लेयर करते? 1 साल तक क्यों प्रतीक्षा किया? पहली बात। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि उस नेतृत्व को, जैसे संजय जी ने शुरू में कहा कि सच बोलने की कोई हिम्मत नहीं रखता है, भाई क्यों नहीं हिम्मत रखते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया में क्या कमी थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों नहीं कहा कि साहब कांग्रेस अध्यक्षता का चुनाव होना चाहिए? क्यों सचिन पायलट जी ने उस समय नहीं कहा कि जब आपने इस्तीफा दे दिया है तो हम दूसरा कोई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव होना चाहिए? क्यों कोई ये क्यों नहीं कहता कि कांग्रेस का अध्यक्ष सेलेक्टेड नहीं होगा, इलेक्टेड होगा, कांग्रेस के संविधान के मुताबिक होगा? तो गलती सारी, अगर आप नेहरू परिवार, एक सवाल मैं पूछूंगा और जवाब आप लोगों को देना है। क्या कांग्रेस में 2 अलग अलग टीम है, राहुल की टीम और सोनिया गांधी की टीम? अशोक तंवर। देखिए, देखने में लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सारा कोई भी डिसीजन है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारी भी व्यक्तिगत होती है, और जिसके साथ हमने लंबे समय तक काम किया है या जो एक एज ग्रुप के साथ जो कंफर्ट लेवल होता है, वो अलग बात होती है। जी। लेकिन अब ये मैंने जैसा कहा कि पहले भी कि अशोक जी, ये रैपिड फायर राउंड है, इसलिए आपको एक ही लाइन में जवाब देना है, एक ही लाइन में जवाब देना है। संजय झा, जब कांग्रेस सबसे मजबूत होनी चाहिए थी, तब कांग्रेस क्या संजय कांग्रेस युवा मुक्त हो रही है? पीछे यही लोग हैं, उसी के पीछे ये लोग हैं। कांग्रेस युवा मुक्त हो रही है संजय, एक लाइन में। अमीश जी, कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा एक समस्या है, इसका समाधान ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है। यदि अभी हमको भाजपा के साथ लड़ना है और हमारे अच्छे नेता लोग पार्टी को हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। ओके, आचार्य जी, फाइनल क्वेश्चन टू यू। कांग्रेस बूढ़ी इसलिए युवाओं से दूरी, हाँ या ना? कांग्रेस बिल्कुल बूढ़ी नहीं, कांग्रेस बिल्कुल बूढ़ी नहीं हुई है। कांग्रेस एक विचारधारा जो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन विचारधारा ही रह गई है, नेता जाए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के 2 धुरंधर, 2 तगड़े प्रवक्ताओं के बीच में सीधी टक्कर। पुलवामा की जांच रिपोर्ट कहां है? कौन है वो डीवाईएसपी रविंदर सिंह? उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से क्या है? क्यों एनआईए उसके खिलाफ चार्जशीट करते हुए भी कांपता है? कौन है वो सरपंच भारतीय जनता पार्टी? बीच में नहीं। कौन है वो सरपंच भारतीय जनता पार्टी का जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है? क्या संबंध है ऊपर तक? कौन है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो उसका दुरुपयोग करते थे, उसके माध्यम से कुछ काम करवाते थे? ये सारे प्रश्न इंतजार कर रहे हैं उत्तरों की। कांग्रेस सवाल पूछती है, आप तकलीफ में क्यों आ जाते हैं? जवाब उनके पास है, सवाल वो हमसे पूछ रहे हैं। बसपा के एमएलए जो इनकी सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनका विलय किसने कराया? 100 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया और सरकारें बर्खास्त करी हैं, हम सब जानते हैं। और राजस्थान में आप अनुच्छेद 174 पढ़िएगा जब समय मिले पवन जी, और अपने जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उनको भी पढ़वाइएगा। किसका विवेक अधिकार जी गवर्नर तय करता है। 15 दिन से सो रहे थे अशोक गहलोत। हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं दबेंगे।
डरिएगा मत, राहुल जी को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाना है। देश में फॉरेन पॉलिसी की बात हम करने लगे तो मोदी जी ने जितनी व्यक्ति विशेष फॉरेन पॉलिसी करके बेड़ा गर्क किया, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? मेरा जो क्षेत्र है महाराजगंज, वो नेपाल से जस्ट टिका हुआ है। आज नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, हमारा बॉर्डर के 370 स्क्वायर किलोमीटर अपने अंदर कर लेता है, एंटी इंडिया सॉन्ग बजाता है। आज चीन, पहले रक्षा मंत्री कहते हैं अच्छी खासी संख्या में आए, 4 दिन पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इन वार्ताओं का क्या होगा। कांग्रेस के अस्तबल में घोड़े हैं, वो घास भी नहीं खा रहे हैं और बाहर बैठा गधा च्यवनप्राश खा रहा है। पहली बात है, आप याद करिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, डीजीएमओ ने निकलकर पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आज हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। तो राहुल गांधी जी ने कहा तो खून की दलाली है, डीजीएमओ भी बीजेपी की सरकार के साथ मिला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है। याद करिए जब एयर स्ट्राइक हुआ तो यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने विश्वास नहीं किया। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रो रहे थे, हाँ हमें मार दिया, हमें लूट लिया, ये विश्वास नहीं कर रहे थे। ये उस समय भी कह रहे थे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। उनको रघुराम राजन से बड़ी प्रॉब्लम थी। सुप्रिया, आप जानते हैं रघुराम राजन का टर्म खत्म हुआ। आई वांट टू काउंटर यू हियर, कीप क्वाइट नाउ। मैं अपनी डिबेट में मैं कीप क्वाइट नहीं रहूंगा मैडम, मैं आपको बोलूंगा, जब आपका समय खत्म हो जाएगा आप कीप क्वाइट हो जाएंगे। कांग्रेस बार बार यह कह रही है कि देश खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। एक तरफ चीन की चुनौती पर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान का सियासी बवाल है। पहले अशोक गहलोत पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पे रखकर हॉर्स ट्रेडिंग खुले में हो रही है। फिर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र को बचाइए। लेकिन सवाल एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका सबूत मांगा था और साथ ही चीन को लेकर भी मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले की सीरीज लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है या फिर कांग्रेस भारी संकट के दौर में फंस गई है। इसी पर होगी आज बीजेपी और कांग्रेस के दो ताकतवर, दो धुरंधर, दो तगड़े प्रवक्ताओं के बीच में सीधी टक्कर। एक तरफ होंगे बीजेपी के धाकड़ प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव भाटिया, तो दूसरी तरफ होंगे पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और धाकड़ नेता, और एक तरफ होंगी सुप्रिया श्रीनेत। तो आज की इस टक्कर का देश को बेसब्री से इंतजार है। जब से मैंने ट्वीट किया है, बड़े सारे लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये बताने में जुटे हैं कि क्या क्या सवाल पूछना चाहिए मुझे और किन किन सवालों का जवाब लेना चाहिए आज इन चारों धुरंधर प्रवक्ताओं से। तो शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे करते हैं आज के इस दौर की। सवाल पहला मेरा यह है कि कांग्रेस सवाल पूछती है तो विपक्ष का काम तो पूछना है। आप तकलीफ में क्यों आ जाते हैं, आप परेशानी में क्यों आ जाते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना अमीश भाई। आपके इस सवाल में सवाल जवाब। आपका सवाल है कि कांग्रेस सवाल पूछती, हम जवाब क्यों नहीं देते। 2019 में याद करिए, एक रैली में राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, इस जवाब का सवाल चाहिए, और मोदी जी ने अगले दिन कहा था कि मैं सवाल का तो जवाब दे सकता हूं, जवाब का सवाल नहीं दे सकता हूं। और आज जो परिस्थितियां कांग्रेस में है वो बिल्कुल इसी प्रकार की है। जवाब उनके पास है, सवाल वो हमसे पूछ रहे हैं। राजस्थान को ले लीजिए, किसने कहा था कि हमारे बर्तन बज रहे हैं घर के अंदर? घर में बर्तन हैं, आपके बर्तन हैं, आपके बर्तन बज रहे हैं, और पहले जवाब आप जानते हैं कि बर्तन आपके बज रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आपने कहा था ये परिवार के अंदर की लड़ाई है। अगर परिवार के अंदर की लड़ाई है, जवाब तो आपके पास है, उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं। आपके पास जवाब है कि सचिन पायलट का गुट, और आपके पास जवाब है कि अशोक गहलोत का गुट आपस में सड़क पे लड़ रहा है, हाईकोर्ट में लड़ रहा है, हाईकमान के पास लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आपके पास जवाब है कि कौन निकम्मा है, कौन नकारा है, कौन बैंगन बेच रहा है, कौन सब्जी बेच रहा है, और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। चीन को लेकर भी हम जवाब दे रहे हैं चीन को, मगर सवाल यह है कि चीन को लेकर आप चीन के टेंट के नीचे डोकलाम के समय क्या कर रहे थे? पवन खेड़ा, सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछते पूछते मोदी का विरोध करते करते बीजेपी कहती है अब देश विरोध कर जाते हैं।
कौन क्या कर रहा है वो देश देख रहा है। देश की सीमाओं को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, देश के व्यापारियों को आप महफूज नहीं रख पाए, उनको भिखारी बनाने की कगार पर हैं आप। देश की अर्थव्यवस्था आपने तबाह कर दी, देश के नौजवानों को आपने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी का। और अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो आप उन समस्याओं का निराकरण करने की बजाय हम पर हमला बोल देते हो। हमारी आदत है इन हमलों की, आज से नहीं झेल रहे आपके हमले, आपकी विचारधारा के हमले हम 135 साल से झेल रहे हैं और हर बार हम विजयी होकर निकले हैं। इस देश को, इस देश के भीतर और इस देश के बाहर के दुश्मनों से हम ही ने बचा के रखा है। आप उनमें शामिल थे, उन दुश्मनों के साथ मिल जाते थे, तब भी हम आपका भी मुकाबला करते थे अहिंसक तरीके से, और उन दुश्मनों का भी आज भी कर रहे हैं। हम प्रश्न पूछेंगे, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हमसे प्रश्न पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे। आप जितनी मन मर्जी चाहे सरकारें तोड़िए, पार्टी के अंदर आप कुछ करना चाहिए, जो करना चाहे करिए, लेकिन जो वादे किए थे इस देश को पहले वो पूरे कीजिए। जो हमारे सवाल हैं, कितनी सीमा के भीतर चीन घुस आया है, चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखा पा रहे प्रधानमंत्री जी, हम पूछेंगे आपसे। क्यों बेरोजगारी आप दूर नहीं कर पा रहे, हम पूछ। जी मैं आप सीधा गौरव भाटिया आपकी बात आता हूं। पवन खेड़ा ने जो बातें बोली उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर देश में सब कुछ ठीक है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर रही है? क्या आप जानबूझ के कांग्रेस को असुरक्षित कर रहे हैं? मैं बड़ी बात पहले करूंगा, फिर पवन जी की बात का उत्तर अगले राउंड में दूंगा। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है कि जब पाकिस्तान ने आग दिखाई तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को, उसकी औकात और हैसियत दिखा दी। और पहले क्या होता था, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद 50 साल के अपरिपक्व बालक पार्टी में डांस करते हैं, डीजे से कह रहे थे पप्पू कान डांस साला वाला सॉन्ग चला दो। हुआ यह था कि फाली होमी मेजर जो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा नेस्त नाबूद कर देंगे पाकिस्तान को, आप इजाजत दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने धीरे से कहा मैं मैडम जी से पूछ के आना। सुप्रिया श्रीनेत, आपका समय अब शुरू होता है। सुप्रिया, आप कांग्रेस में अभी 2019 के चुनावों में ही आई है। 2019 के चुनावों में जो नतीजे आए देखा, उसके बाद कांग्रेस का एक संकट काल शुरू हुआ। संकट काल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लगातार युवा नेताओं का पार्टी को छोड़ना लगातार जारी है या फिर नाराज होना जारी है। अशोक तंवर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, संजय झा हो, या फिर अब सचिन पायलट वाला इंसिडेंट हो। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे? आप देश पर एडवाइस दे रहे हैं, पब्लिक बोलेगी पहले घर संभालिए, बाहर को बाद में देखिए। सुप्रिया जी, आपने युवाओं की बात करी और हमारे संकट की बात करी। मैं एक दो बात आपसे कहती हूं। आज क्या संकट है? आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि 13.5 लाख कोरोना के केसेस है और किसी को नहीं पता ये लड़ाई कहां जाके रुकेगी। आज देश के सामने हमारा बॉर्डर पे संकट है, ना रक्षा मंत्री को पता है क्योंकि वो कहते हैं हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, ना प्रधानमंत्री को कुछ पता है। आज संकट है लचर अर्थव्यवस्था का, जिस वर्ल्ड बैंक में मोदी जी की बहुत आस्था और श्रद्धा है, वो कह रहा है कि जबरदस्त तरीके से लोग गरीबी की सीमा रेखा के अंदर जाएंगे। उसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो सवाल कैसे नहीं पूछे जाएंगे? अरे हमें अपना घर संभालना होगा, हम संभालते रहेंगे, लेकिन हमारा काम सवाल पूछना भी है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और एक सरकार का काम होता है उस कसौटी पर खरा उतरना। और खरा उतरना तो दूर की बात है, बार बार बगले झांकते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। सवाल पूछिए तो गाली और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी जो फ्रंटल एजेंसीज है, ईडी और आईटी, उनसे आप हमें नहीं दबा पाइएगा, ना हमें डरा पाइएगा। संबित पात्रा, आप समझना नहीं चाहते, आप समझाना नहीं चाहते। अगर चीन की बात हो तो राहुल गांधी बात करते हैं, आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन पॉइंट इस समय यह है कि आप कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, आप देश को मजबूत नहीं करना चाहते। नहीं, कांग्रेस का मतलब देश नहीं है। कांग्रेस का मतलब देश नहीं है। कांग्रेस इज इक्वल टू देश, राहुल गांधी इज इक्वल टू देश नहीं है। आप समझिए, इनकी अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही है। उसमें हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम इनको मजबूती दें, हम इनको एक विपक्ष जो मजबूत विपक्ष हो वो बना के दें। यहां कोरोना की बात हुई, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक संकट है,
उस संकट से हम निपट रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से लॉकडाउन के कारण जिस प्रकार की संख्या हो सकती थी उसको कंटेन किया गया। परसों एक रेटिंग भी आई सी वोटर का, उसमें दिखाया गया कि लगभग 80% लोग हिंदुस्तान में मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए वो उचित थे। मगर मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सवाल है कि जिस प्रकार राजस्थान जहां कोरोना की संख्या बढ़ रही है, फेयरमाउंट होटल के अंदर कौन से वीडियो जारी किए जाते हैं कि सारे के सारे मंत्री और विधायक वहां बैठ करके पाजा पिस्ता बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने लगान पिक्चर देख ली है, वो कह रहे हैं कि हमने आज मुगले आजम देख लिया है। इस प्रकार से कोरोना से लड़ाई होती है क्या? मैं ये पूछता हूं। जहां तक चीन का सवाल है, यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी कहा हमारे पीएम को कुछ नहीं पता, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को कुछ नहीं पता। तो मेरा सवाल है किसको पता है? अगर पीएम को नहीं पता, डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता, आपके एमईए को नहीं पता, आपके सीडीएस को नहीं पता, आपके आर्मी के चीफ को नहीं पता, तो आपको क्या लगता है खाली राहुल गांधी को पता है और बाकी देश में किसी को कुछ नहीं पता है? देखिए, मैं बहुत ही शालीनता के साथ कह दूं, जब हम छोटे थे तो हम एक टी सीरीज की गाने सुनाया करते थे। टी सीरीज आता था। आजकल एक आर सीरीज लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, राहुल सीरीज नहीं है, उसको अन्यथा मत ले। आर सीरीज मतलब रद्दी सीरीज, और हम वो रद्दी सीरीज नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, संबित आपने अपनी बात करो। पवन खेड़ा रिस्पॉन्ड। अमित जी, जो देश के भीतर तो जो देशवासियों के साथ ये कर रहे हैं वो तो सबको दिख ही रहा है। जो भारत के लोग अमेरिका और कुवैत में बसते हैं, वहां से भी उनको देश निकाला हो रहा है, ये इनकी नीतियों के चलते। उत्तर नहीं देंगे। जरा हम इस कठिन प्रश्न इनसे पूछ लें, ये सवाल हम इन पर दाग दें, तो गौरव भाटिया जी हो या संबित पात्रा जी टिप्पणी करेंगे निजी राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी के परिवार पर। अभी निजी टिप्पणी एक बार तो मैंने सुन ली, अभी एक बार और निजी टिप्पणी करें हमारे नेताओं पर। हमारे पास कमी है क्या निजी टिप्पणी? अरे जो हफ्ता वसूली करते करते अपने आप को चाणक्य बना बैठा, उसके बारे में क्या हमारे पास जन्म पत्र नहीं उन लोगों की? या फर्जी डिग्री जो प्रधानमंत्री, क्या उसके बारे में हम नहीं बोल सकते? लेकिन देशवासियों को यह सब सुनने में कोई रुचि नहीं है। देशवासी ये जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था कब सुदृढ़ होगी। देशवासी ये जानना चाहते हैं कि आप जब 500 केसेस थे कोरोना के, तब आप तालियां बजवा रहे थे, थालियां पिटवा रहे थे, 5000 में आप दिए जलवा रहे थे, और जब स्थिति हाथ से निकल गई तो आप कहते हैं पापड़ खाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। देश इस तमाम प्रश्नों के उत्तर चाहता है। हम इन्हीं प्रश्नों पर अपने केंद्रित रहना चाहते हैं। आप कितनी टिप्पणी हमारे नेताओं के विरुद्ध कर पवन जी, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं दबेंगे। हम आपको चुनौती पूर्वक लेकिन ससम्मान कह रहे हैं, निजी टिप्पणी हम भी कर सकते हैं आपके प्रधानमंत्री जी पर भी और आपके गृह मंत्री जी पर भी और उनके पुराने कारनामों पर भी। संबित रिस्पॉन्ड। संबित, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए। मैं बहुत जल्दी कहता हूं, बिल्कुल ठीक बात है, निजी टिप्पणी आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिए। हम तो चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे निजी टिप्पणी करिए। आज तक हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में अगर सबसे खराब शब्दों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के खिलाफ किया गया हो, निजी टिप्पणियां की गई हो, कॉकरोच से लेकर स्कॉर्पियन से लेकर मौत के सौदागर से लेकर न जाने किन किन, नाली का कीड़ा से लेकर न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और मोदी जी को एक बार पूछा गया था अमेरिका में, आप आज इतने मजबूत व्यक्तित्व कैसे हैं? तो उन्होंने कहा था रोज 1.25 किलो मुझे गालियां खाने को मिलती है, इसलिए मैं मजबूत हूं। और डरिएगा भी मत। मैं आज कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता को कहता हूं कि हम लोग कितना भी डराएं, डरिएगा मत, राहुल जी को छोड़िएगा मत। राहुल जी को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाना है। राहुल जी बहुत बड़े एसेट हैं, हम सब उनको बहुत चाहते हैं, भले ही हम बीच बीच में उन पे बरसते हैं, मगर प्लीज डरिएगा मत। आपने कहा कि हफ्ता वसूली करते हैं। अरे यहां तो पूरा देश को बेच डाला है। हफ्ता वसूली की बात आप क्या कर रहे हैं? डिग्री की बात आप क्या कर रहे हैं? और पापड़ की बात तो आप करिए ही मत। आप लोगों को क्योंकि माइनो पिज्जा खाने को मिलता है, इसलिए आप पापड़ सुप्रिया रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, पापड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। जी। आप अब पापड़ की बात करेंगे तो हम पिज्जा की बात भी करेंगे। सुप्रिया, क्या कांग्रेस पार्टी इस संकट काल में ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कभी चीन की बात करती है, कभी राहुल गांधी जी अपने वीडियो निकालते हैं? क्योंकि आपका अपना संकट काल चल रहा है। अमीश, इस संकट काल में देश की बातों पर बात करने के लिए हम बात करना चाहते हैं। आपने ये डिबेट किया और ये डिबेट है देश संकट में है या कांग्रेस संकट में। मुद्दों पे बात करें ना। ये किस तरह की बातें हो रही हैं इस डिबेट पर? मैं एक मुद्दा उठाती हूं और उसका जवाब दे भाजपा। इनको रघुराम राजन से बड़ी प्रॉब्लम थी और उनको हटाया गया क्योंकि वो हमारे द्वारा नियुक्त थे। उनका टर्म खत्म हुआ। सुप्रिया, आप जानते हैं रघुराम राजन का टर्म खत्म हुआ। आई वांट टू काउंटर यू हियर। रघुराम राजन का टर्म खत्म हुआ था, उनको हटाया नहीं गया था। उनका टर्म खत्म हुआ था।
नहीं, फैक्चुअली हम करेक्ट रहे ना। बीच में नहीं बोला, बिल्कुल मैंने बीच में नहीं बोला, लेकिन ये फैक्ट आपका करेक्ट करा मैंने। मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए सुप्रिया जी। आप मेरा फैक्ट मत करेक्ट करिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। मुझे पूरा अधिकार है फैक्ट आपका करेक्ट करने का मैडम, और मैं करूंगा अगर मुझे लगेगा, क्योंकि रघुराम राजन की टर्म खत्म नहीं हुई। राजन जी से you have reported business, I have reported business, we all know that। जी से इनको समस्या थी। बोलिए सुप्रिया जी। Have you finished talking? Can I respond now? No, I have finished my point. You can make your point, please, madam. Let me finish. Yes, keep quiet now. रघुराम राजन जी से इनको समस्या थी क्योंकि उन्होंने एनपीए के विरुद्ध एक जंग छेड़ी। आज उर्जित पटेल जो इनके नियुक्त आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने सच का खुलासा कर दिया है कि मेरे सरकार से संबंध इसलिए खराब हुए क्योंकि आईबीसी की धाराओं को डाइल्यूट किया गया। अब इससे ज्यादा पूंजीपतियों की मदद और क्या करी जाएगी और इससे ज्यादा सबूत और तगड़ा कहां से पेश होगा, इस बात का जवाब दीजिए। उन्होंने अपनी बुक में खुलासा किया है कि मैंने डिफॉल्टर्स को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश करी और आईबीसी की जो धाराएं थी वो डाइल्यूट करी गई, जो पूंजीपति थे उनकी मदद करी जाने लगी और तभी मेरी तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर से और सरकार से संबंध खराब हुए। अभी तक इस सरकार में इसका कोई खंडन नहीं आया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जहां से मैंने डिबेट शुरू किया था उस पर भी जवाब मुझे चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने एक ड्राफ्ट इंडिया अपडेट रिपोर्ट निकाली है जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। और उनका कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते और लॉकडाउन के चलते और जिस तरह की प्री कोरोना स्लो डाउन हो रहा था, जबरदस्त तरीके से लोग वापस गरीब बनेंगे। मैंने टाइमर लगा रहा कि आपको 75 सेकंड हो चुके हैं बोलते यू मेड योर पॉइंट, आई हैव टू गेट गौरव भाटिया। और आपने मुझे बोला कीप क्वाइट, मैं अपनी डिबेट में मैं कीप क्वाइट नहीं रहूंगा मैडम, मैं आपको बोलूंगा जब आपका समय खत्म हो जाएगा आप कीप क्वाइट हो जाइए। मैं गौरव भाटिया के पास आता हूं। गौरव ओके ओके जी, बीच में मत बोलिए। मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आपने एक फैक्ट को ट्विस्ट करा तब मैं बोला। गौरव भाटिया का मैं पास जाता हूं। गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू सुप्रिया श्रीनेते, आप रिस्पॉन्ड करिए। और मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में आप संविधान को ताक पे रख रहे हैं? आई वॉन्ट टू कोट हियर रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस मीडिया हेड, उन्होंने बोला कि द्रौपदी की तरह आप काम कर रहे हैं। देखिए, तीन बातें आई हैं जो अभी तक चर्चा हुई है, एक आईबीसी और एक आपने प्रश्न राजस्थान पे किया है। सबसे पहले तो मैं पवन खेड़ा जी मेरे साथ ही हैं, मैं कहना चाहता हूं आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। निजी टिप्पणी मत करिए, बिल्कुल सही बात है, हम लोग चर्चा करने आते हैं। संबित भाई एक डिबेट में थे, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी थे। किसने बुलाया था उनको? मसूद, ओबामा, दाऊद और आईएसआई। और जनता ने क्या करारा थप्पड़ दिया, सब हमने देखा। 303 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की आई। तो पवन जी, मैं भी मानता हूं कि निजी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए क्योंकि विजय दिवस का अवसर है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कैसे मजबूती से कार्य किए हैं जो पहले कभी नहीं हो पाए। आप देखिए, राफेल 10 साल तक ये लोग अपनी गौरव, राजस्थान पे जवाब नहीं आया, इसीलिए ठोक रहा हूं आपको। राजस्थान पे जवाब नहीं आया। क्या राजस्थान पे जवाब नहीं आया? जो राजस्थान पे मैंने आपसे सवाल पूछा। अगर आप थोड़ा समय देंगे। जी जी, 1 मिनट है आपके पास, 30 सेकंड है। सकता हूं, हमें तो ये नहीं सिखाया गया कि मैं शट-अप कहूं। अमित जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं उत्तर जरूर दूं। तो मैं आपको बता रहा था, राफेल आए और जब आए हैं तो सबको पता चल गया कि चौकीदार तो चौकन्ना है पर कोई और छोटा बालक निकम्मा है। दूसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन किसने लागू करी? 8 साल तक ये लागू नहीं कर पाए, हमने करी। चिनूक अपाचे आज चीन को दिखा रहे हैं कि उसकी हैसियत और औकात क्या है। नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बन पाया इनके समय में, हमने बनाया। तो ये काफी उपलब्धियां हैं। गौरव, अब आपके 75 सेकंड पूरे हो गए, 70 सेकंड पूरे हो गए, 70 सेकंड मैं काउंट कर रहा हूं, मैंने सबका हिसाब रखा हुआ है। अब मैं एक सेकंड, गौरव, राजस्थान के सवाल का जवाब नहीं आया, मैं दोबारा आपसे लूंगा। लेट पवन खेड़ा रिस्पॉन्ड, क्योंकि आपने उन पर टिप्पणी करी। लेट हिम रिस्पॉन्ड। पवन जी, पठानकोट में आईएसआई को किसने आमंत्रित किया? ये सवाल पिछले 5 साल से पूछा जा रहा है, जवाब नहीं। स्वागत किया, उनकी पीठ थपथपाई गई अमित शाह द्वारा। क्यों साहब, ये भी पहली बार हुआ इस देश में। पुलवामा की जांच रिपोर्ट कहां है? कौन है वो डीवाईएसपी देविंदर सिंह? उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से क्या है? क्यों एनआईए उसके खिलाफ चार्जशीट करते हुए भी कांपता है?
कौन है वो सरपंच भारतीय जनता पार्टी, बीच में नहीं, कौन है वो सरपंच भारतीय जनता पार्टी का जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है? क्या संबंध है ऊपर तक? कौन है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो उसका दुरुपयोग करते थे, उसके माध्यम से कुछ काम करवाते थे? ये सारे प्रश्न इंतजार कर रहे हैं उत्तरों की। आप तो राजस्थान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सुबह से शाम आपका एक ही काम है, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बीच में नहीं बोला था, इनको रोकिए अमीश जी। गौरव, उनके अभी 30 सेकंड बचे हुए हैं। सरकारों को गिराते हुए आज हमने सुना और बड़े अफसोस के साथ सुना कि शिवराज चौहान जी को कोरोना हो गया है। हम सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं कि कोई व्यापम के डॉक्टर को मत बुला लीजिएगा। वहां व्यापम वाले डॉक्टरों ने बहुत ही समस्या खड़ी कर दी है मरीजों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि शिवराज चौहान जी अच्छे स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, और लेकिन व्यापम वालों से दूर रहें। ये हम तो उस वक्त भी कहते थे कोरोना आ रहा है, इस तरह से मत खिलवाड़ करिए लोकतंत्र का, लेकिन वो नहीं माने। हम आपको फिर से चेतावनी दे रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को बोलो वॉइस टेस्ट दे दे। ठीक है, ओके गौरव, ओके, संबित भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। गौरव रिस्पॉन्ड कर जा रहे हैं। गौरव, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं पवन खेड़ा को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑन राजस्थान, क्योंकि आप नहीं बोले। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, राजस्थान के लिए इतना ही कहूंगा कि चीर हरण किसने किया हम सब जानते हैं। 6 बसपा के एमएलए जो इनकी सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनका विलय किसने कराया था? 100 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया और सरकारें बर्खास्त करी हैं, हम सब जानते हैं। और राजस्थान में आप अनुच्छेद 174 पढ़िएगा जब समय मिले पवन जी, और अपने जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उनको भी पढ़वाइएगा। किसका विवेक अधिकार है? ये गवर्नर तय करता है। 15 दिन से सो रहे थे अशोक गहलोत, अब वो कहते हैं जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उच्च न्यायालय में लंबित है। फिलहाल इस बड़ी टक्कर में इतना ही।